प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 गति के नियम का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से थोड़ी सा लंबा चैप्टर भी है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे बल क्या है, बल की अवधारणा, बल के मात्रक और बल का विमीय सूत्र, संवेग, आवेग, संवेग संरक्षण का नियम, गति के तीनों नियम और इनसे जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जहाँ से, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। एक प्रकार से इस चैप्टर का हम रिवीजन करा देंगे इस वीडियो में। तो ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रायः पेड क्लासेस में मिलते हैं जहां आपको कुछ शुल्क देना होती है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो आपका प्यार ही बहुत मूल्यवान है, बस आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहें। हमने वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है। इस प्रकार से नोट्स जैसे आपको मिलते जाएंगे इसमें से। यदि आप नोट्स नहीं बनाए होंगे तो भी यदि वीडियो देखेंगे तो पूरा सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बल क्या है, बल का मात्रक, इसका विमीय सूत्र। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी जानेंगे जहाँ से एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। पहले परिभाषा, बल वह बाह्य कारक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में अथवा गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। अब थोड़ी समझ भी लेते हैं। देखिए, बाह्य कारक क्यों कहा गया, बल बाह्य कारक क्यों है। समझिए कि जैसे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, अगर हम कहें कि इसको धक्का देना है, इसको चलाना है, गति प्रदान करना है, तो धक्का कहाँ से देंगे, गाड़ी के बाहर से धक्का देना पड़ेगा। बल कहाँ से लगाना पड़ेगा, बाहर से, है ना। तो इसलिए बाह्य कारक बोला गया। तो इसको शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं पूरी परिभाषा को कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे। ठीक है, शॉर्ट में यही बात इसमें निकल कर के आ रही है। अब बल के दो मात्रक होते हैं, कौन कौन से, एक होता है निरपेक्ष मात्रक ये, और दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक। तो पहले निरपेक्ष मात्रक के बारे में जाने लेते हैं। एसआई पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। अब यहाँ पर हम एक न्यूटन को पहले परिभाषित करना चाहते हैं। तो चूंकि सूत्र होता है F बराबर m/a, कैसे आया हम आगे जानेंगे। तो इसमें m क्या है, द्रव्यमान, a त्वरण है। तो अगर m बराबर क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो m बराबर 1 किलोग्राम हो जाए और त्वरण a बराबर हो जाए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी m बराबर भी 1 कर दे, a बराबर भी 1 कर दिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। तो परिभाषा कैसी आ जाएगी, 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो इतने द्रव्यमान की वस्तु में, कितने द्रव्यमान की वस्तु में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यही परिभाषा लिख दी अपन ने यहाँ पर कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। सेम इसी से आप डाइन की परिभाषा, एक डाइन की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको द्रव्यमान का मात्रक इसमें क्या है, किलोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राम करना पड़ेगा सीजीएस पद्धति के हिसाब से। और त्वरण का मात्रक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक डाइन की परिभाषा आ जाएगी, यानी एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम था तो यहाँ 1 ग्राम, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से उसमें बल की दिशा में कितना त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ क्या था आपके पास, 1 मीटर है ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो ये आपने 1 न्यूटन और एक डाइन की परिभाषा जान लिए। अब थोड़ी आप जानते हैं कि ये प्रश्न आया करता है कि न्यूटन को डाइन में बदलिए या 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। यहाँ पर देखिए कैसे ये संभव हुआ। 1 न्यूटन बराबर, ये सूत्र वही लगेगा, F बराबर m/a, ये वाला सूत्र लगेगा, F बराबर m/a, इससे आपको निकालना है। तो यहाँ पर F यानी F बल का मात्रक, तो क्या लिख दिए यहाँ पर 1 न्यूटन। तो यह न्यूटन कौन सा मात्रक है, SI ना। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान का मात्रक SI में रखिए 1 किलोग्राम, त्वरण का मात्रक कितना रखना है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये काय में हुआ, पूरा SI में। अब आप उसको काय में लाना है, डाइन यानी सीजीएस पद्धति में। तो किलोग्राम को काय में बदलना पड़ेगा ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो दोनों में सेम होता है ना, सीजीएस SI दोनों में।
तो ये इतना आ गया, इसको आपने इतना लिख दिया, इसको आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जीरो गिन लें, 1 2 3 और ये 4 5, यानी 5 जीरो है, यानी 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा मात्रक काय में आ गया, CGS में। तो CGS में इस मात्रक को क्या कहते हैं, डाइन। तो हो क्या, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं बल का गुरुत्वीय मात्रक भी होता है। तो बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है SI पद्धति में, बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार, और CGS पद्धति में होता है ग्राम भार। इनके बारे में भी अपन आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 किलोग्राम भार यानी गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार। तो यहाँ पर F बराबर होता है, सूत्र कितना होता है, F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ पर m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को अपन ने लिख दिया 1 किलोग्राम, और यहाँ एक यहाँ त्वरण। तो ये गुरुत्वीय मात्रक है, तो पृथ्वी का एक ही जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो जनरली कितना मान लिया जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है ना। तो ये आपने इन दोनों पे मान भर के ले आए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9.8 ही आएगा, यानी 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, ये क्या हो गया, SI मात्रक हुआ ना पूरा, काय का, बल का। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, न्यूटन। तो ये आपको निकल करके आ गई बात की 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। अब यहाँ से परिभाषा भी बना लेंगे आप 1 किलोग्राम भार की। कैसे, 1 किलोग्राम भार वह बल है ना, F ही का मान है ना, ये F का मान है ना। तो 1 किलोग्राम भार वह बल है जो कितने द्रव्यमान की वस्तु में, कितना द्रव्यमान लिए थे आपने, 1 किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न कर दे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। परिभाषा समझ में आ गई। 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। बिल्कुल सेम इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं 1 ग्राम भार की। तो 1 ग्राम भार की बनाना है, तो यहाँ पर अभी SI पद्धति में बदले थे, अब इसी सूत्र को कायम बदलना है CGS में। तो F बराबर, F यानी बल, तो बल का कौन सा मात्रक ले रहे हैं, CGS मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक में CGS मात्रक। तो क्या हो जाएगा, ग्राम भार, यानी 1 ग्राम भार। F m क्या है, द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है, ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया। और A क्या है, त्वरण, त्वरण कितना है, त्वरण कितना होता है, यहाँ पर देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर में है ये, लेकिन आपको काय में लाना है इसको, CGS पद्धति में, यानी सेंटीमीटर में लाना है। तो 100 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो 9.8 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 980, ठीक है, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो G का मान था उसको CGS में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक m का मान रख दिए, यहाँ पर A यानी कि पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण G का मान रख दिए। अब इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे तो 980 आएगा, और ये CGS मात्रक है तो इसमें काय में बदल देंगे, इसको काय में लिख देंगे इसको डाइन, यानी 1 ग्राम भार बराबर कितना हो गया, 980 डाइन। परिभाषा सेम बना सकते हैं आप जैसे इसमें बनाए हैं। तो इसमें कह देंगे 1 ग्राम भार वह भार है जो कितने ग्राम की वस्तु में, 1 ग्राम की वस्तु में, या किलोग्राम की जगह ग्राम कर लेंगे, 1 ग्राम की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न कर दे, 980 करेंगे यहाँ पर, है ना, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये आ गया। तो यहाँ से खालिस्तान में भी आ जाता है, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। 1 ग्राम भार बराबर कितने डाइन होता है, 980 डाइन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बल का विमीय सूत्र, है ना। बल का विमीय सूत्र क्या आपसे निकालते बनता ही होगा, ये होता है बल का विमीय सूत्र। देखिए कहाँ से, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान मूल राशि है तो द्रव्यमान ही लिखे रहती है, त्वरण थोड़ी नहीं मूल राशि। तो त्वरण बराबर क्या लिख दिया आपने, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण। समय तो मूल राशि हो गई, वेग को तोड़ना पड़ेगा, तो वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो एक समय पहले से ही था और दूरी बटे समय करेंगे तो एक समय और आ जाएगा, ये तो यहाँ समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सभी मूल राशि में एक प्रकार से आगे, तो द्रव्यमान यानी m, दूरी को अपन l से दर्शा दी, समय को t से, तो t का पावर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। लेकिन जब एक लाइन में लाना पड़ता है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर करेंगे तो t की घात कितना हो जाएगा, -2, यानी m l t की घात -2। ये हो गया बल का विमीय सूत्र। यदि आपसे याद नहीं है तो निकालते बनना चाहिए। वैसे हम ये चाहेंगे कि ये महत्वपूर्ण विमीय सूत्र है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। अब आगे देख लेते हैं अरस्तु की भ्रामकता और गैलीलियो का प्रयोग। वैसे ये जो बातें हैं
यह प्रश्न यहाँ से तो नहीं बनता, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि ये बात बहुत ज़रूरी, इसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये गैलीलियो का प्रयोग ही आगे चल करके आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन के गति के नियम का आधार बना, और इसको जो प्रेरणा मिली गैलीलियो को वो अरस्तु से मिली। तो हमारा अब जो प्रयास होता है आपको पूरा सिखाना होता है। हमने पूरा जो ये पाठ है इसका पूरा निचोड़ आपके सामने एक छोटे से वीडियो में लाने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ी सी समय लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छा टाइम देंगे ना तो बिल्कुल आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलिए जाने लेते हैं अरस्तु की भ्रामकता के बारे में जानने के लिए कि अरस्तु कौन सा भ्रम उसके दिमाग में आ गया था, है ना। तो देखिए महान ग्रीक विचारक थे अरस्तु, है ना। इन्होंने 384 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व में एक विचार रखा था। विचारक थे तो विचार रखे इन्होंने। क्या विचार रखा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, इसमें पूरी बात नहीं लिखी हमने, समझा देते हैं आपको कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, स्थिर ही रहेगी। लेकिन अगर ये इन्होंने सेकंड बात ये कही कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसको उसी अवस्था में यानी गति अवस्था में ही बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी। इनने ये कहा था बाह्य बल की आवश्यकता होगी। इन प्रयोग में बताया कि जैसे अगर आपने गेंद फर्श पे लुढ़का दिए तो कुछ दूर तक लुढ़केगी फिर रुक जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गेंद चलती रहे और उसी वेग से चलती रहे तो ऐसा करने के लिए आपको बाह्य बल की आवश्यकता होगी। ये अरस्तु ने माना, ऐसा विचार उसने दिया, और वास्तव में ऐसा लगता भी है कि भाई गेंद को एक बार चला दिए तो कुछ दूर चलेगी फिर जा करके रुक जाएगी, ऐसा लगता है। तो ये भ्रम बना करके रखा था। लेकिन न्यूटन का नियम आपने जाना है ना कि जो वस्तु जिस अवस्था में उस अवस्था में ही रहेगी, आप समझेंगे इसको। तो ये बात इसने गलत बोल दी थी। क्या बोल दी थी कि वस्तु को गति अवस्था बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इसका खंडन गैलीलियो ने अपने प्रयोग में किस प्रकार किया, थोड़ी यहाँ पर आपको तो समझिए, पूरी बातें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पूरा इसको यहाँ चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। गैलीलियो ने एक प्रयोग ये किया कि एक झुका हुआ समतल ये लिया, और दूसरा झुका हुआ समतल ये लिया, बीच में थोड़ी सा भाग बिल्कुल प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि यहाँ से गेंद को ऐसा करके छोड़ दिया, तो गेंद यहाँ से लुढ़कते हुए आई और ऐसे करके आगे बढ़ी और दूसरे समतल पर भी चढ़ गई। लेकिन कहाँ तक चढ़ रही है, लगभग जितनी ऊंचाई से आपने छोड़ा था, ये देखिए ये इतनी ऊंचाई से छोड़े थे, उसी ऊंचाई को यह पाने का प्रयास करती है गेंद, है ना, पाने का प्रयास करती है। अब दूसरी स्थिति में क्या किया कि पहले समतल की स्थिति तो वही रखी गई है, ये जो दूसरा समतल था इसको थोड़ी सा और कम कोण से झुकाया गया, यानी इसके कोण को झुकाव को कम कर दिया गया। ये देखिए ये कोण ज़्यादा था, अब ये कोण कम है, झुकाना इसको कम झुकाया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब गेंद यहाँ से उसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो गेंद ऐसे जाएगी और उसी ऊंचाई को पाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस प्रयास में देखिए ये गेंद को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, यानी गेंद इसी ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास करती है, यद्यपि थोड़ी सी नीचे रह जाती है, पर ऐसा करने में उसको क्या करना पड़ता है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। बात समझिए, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए, अगर हम इसको थोड़ी सा और झुका दें ऐसे करके ये, ठीक है, तो अब गेंद को और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंद तो उसी ऊंचाई तक आना चाहती है यहाँ तक, ठीक है ना। अब एक कल्पना कीजिए तीसरे चित्र में कि हम पहले समतल की स्थिति तो वही रखते हैं, लेकिन दूसरा समतल ये जो था ना इसको बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, ये फ्लैट कर देते हैं। अब आपसे प्रश्न अगर हम करें कि गेंद को इस ऊंचाई से हमने छोड़ दिए, अब गेंद तो ऐसे जाएगी और गेंद इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगी। ये देखिए इस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया ना, इस ऊंचाई से छोड़ा गया तो गेंद इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगी। तो भाई ये ऊंचाई है कहीं, ये तो अनंत तक चलता जाएगा, समतल है ही नहीं, है ना, इस ऊंचाई को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए दूसरा समतल है ही नहीं, फ्लैट है पूरा इसमें, है ना। तो ये क्या होगा, गेंद कहाँ जा करके रुकेगी। सैद्धांतिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि गेंद कहीं नहीं रुकेगी, गेंद चलती जाएगी अनंत तक चलती जाएगी, सैद्धांतिक रूप से ऐसा होगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। क्यों रुक जाती है गेंद, क्यों रुक जाती है, इससे पूछा गया तो इन्होंने कहा घर्षण के कारण रुक जाती है। यदि आप घर्षण को शून्य कर दें यहाँ पर तो गेंद अनंत तक चलती जाएगी। तो गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला इस प्रकार से कि किसी गतिशील वस्तु की गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती, है ना। यानी जो वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही
रहेगी अनंत तक। यही आधार बना, काय का बना, न्यूटन यांत्रिकी का आधार बना। तो गैलीलियो का ये प्रयोग लिखा हुआ है, हमने पूरा इसको समझा दिया है। आपको लिखना है तो यहाँ से ये देख करके लिख लीजिए, ठीक है। और इसके आगे की बातें थोड़ी सी ये लिखी हुई है, ये पूरा यहाँ से गैलीलियो का प्रयोग आपको ये दिख रहा है। ये आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाए, अपन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थी दूसरा प्रश्न, जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो जैसे नाम ही स्पष्ट है, जड़त्व। जड़त्व यानी एक प्रकार से जड़ता का गुण है ना। तो अभी समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का वह गुण, यानी जड़त्व एक प्रकार से गुण है वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्थिर वस्तु सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, या गतिमान वस्तु सदैव उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी, है ना, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि एक प्रकार सार की बात यह है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इसी गुण को उसका क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन यानी विराम अवस्था या गत्यावस्था या गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। एक प्रकार से ये जड़त्व का अर्थ हुआ, परिभाषा हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से खाली स्थान बना करता है, इसलिए हमने नोट में लिखवा दिया इसको कि नोट किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्योंकि यदि कोई वस्तु भारी है तो उसको गति, और स्थिर है तो उसको गति कराने में आपको ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना। तो द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, ध्यान रखिएगा। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा में आपने जाना भी इसको, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जिस दिशा में चल रही उसी दिशा में चलती जाएगी। तो 3 प्रकार हो गए, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विराम जड़त्व, नाम ही स्पष्ट है, विराम जड़त्व यानी अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, है ना। यानी कि परिभाषा ऐसी हो जाएगी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी भाई, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस गुण को क्या कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। तो यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये कौन सा जड़त्व कहलाए, गति जड़त्व। दिशा जड़त्व में यदि कोई वस्तु किसी दिशा में गतिशील है तो वह उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये तीनों विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व हुए। इनके हम उदाहरण भी आपको समझाएंगे, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो अभी आपने इनको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। हम समय कम लगे आपका, इसलिए हमने देखिए कितना मेहनत करें आप लोगों के लिए, नोट्स तक बना करके पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी मेहनत पे जरूर रंग लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर विराम जड़त्व के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, नीचे गति जड़त्व के उदाहरण है ना। यह प्रश्न इस प्रकार से बना दिए जाते हैं यहाँ से। जैसे एक पहला लिखा हुआ है कि बस या ट्रेन के एकाएक चलने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों। यानी पूरा सेंटेंस लिखेंगे, आखिर में लिख दीजिएंगे कि क्यों, या कि प्रश्न बना देंगे कि कारण से समझाइए। तो इसमें कोई भी प्रश्न इसमें से बनाए जा सकते हैं और सभी का उत्तर एक जैसा रहता है। मैं आप लोगों को समझा दूंगा एक दो ठो, तो आप समझ जाएंगे। बाकी बातें बुक में भी लिखी हुई हैं। जैसे पहले की बात करते हैं कि बस या ट्रेन के एकाएक चलने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों। ये किस जड़त्व का उदाहरण, विराम जड़त्व का। सोचिए कि कोई व्यक्ति बस में पहले बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ और बस भी रुकी हुई है, और वह व्यक्ति भी, चूंकि बस रुकी हुई तो वह भी रुका हुआ है, सीट में इत्मीनान से बैठा हुआ है। यानी दोनों किस अवस्था में, अभी विराम अवस्था में। अब अचानक से क्या होता है, बस बिल्कुल चलना शुरू कर देती है स्पीड से ऐसे। तो बस तो चलना शुरू कर देती है, और लेकिन वह व्यक्ति जो सीट में बैठा हुआ उसके कमर तक का भाग एक प्रकार से बस के सीट के संपर्क में है, इसलिए वह गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ऊपरी भाग है, शरीर का ऊपरी भाग है, वो किस अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगा, इसलिए वह पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक यही रीजन इसमें है कि घोड़ा का एक चलने पर घोड़ा सवार जो उसमें बैठा होता है पीछे क्यों गिर जाता है, क्योंकि घोड़ा अचानक से, पहले तो स्थिर अवस्था में था, घोड़ा और व्यक्ति दोनों स्थिर अवस्था में, अब घोड़ा अचानक से स्थिर गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन घोड़सवार विराम जड़त्व के कारण अपनी स्थिति पर ही बना रहता है, रुका रहता है।
तो वह पीछे की ओर स्वाभाविक है झुक जाएगा। इसी प्रकार कंबल को छड़ी से पीटते समय धूल के कण क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि पहले देखिए धूल के कण और कंबल दोनों विराम अवस्था में थे, विराम जड़त्व में विराम अवस्था में थे, लेकिन हमने कंबल पर झटके से छड़ी से झटका दिया, एकदम से पीटा, तो वो जो भाग था कंबल का वो तो गतिशील अवस्था में आ गया, लेकिन धूल के कण विराम अवस्था में ही बने रहे आए, इसलिए वो झड़ गए। इसी प्रकार एक उदाहरण ये है कि गिलास को कार्ड से एकदम से खींच दिया जाए, कार्ड के ऊपर से सिक्का रख दिया जाए, तो कार्ड को खींचेंगे तो सिक्का कार्ड के साथ नहीं जाएगा बल्कि गिलास ही में गिर जाएगा। क्यों? विराम जड़त्व के कारण सिक्का विराम अवस्था में ही रहता है, जहाँ का तहाँ वहीं गिर जाता है। फिर यह भी आप समझ सकते हैं कि पेड़ की डाल को एकदम से हिला दें तो फल टूट कर के क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि फल शुरू में विराम अवस्था में थे, डाल को एकदम से हिला दिए तो डाल तो गति जड़त्व में आ गई, लेकिन जो फल थे वो विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहे, तो उनमें एकदम से झटका तनाव लगा तो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो इतने सारे इनके उदाहरण हैं, है ना। ये सब आपको एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें। अब यहाँ पर देखते हैं गति जड़त्व की बातें भी लिखी हुई हैं, इसका जस्ट अपोजिट चलता जाएगा इसमें। जैसे चलती बस के एकाएक रुक देने पर यात्री आगे की ओर यानी आगे की सीट से जाकर के क्यों टकरा जाते हैं? स्वाभाविक बात है, जब बस चल रही थी यात्री बस में बैठे थे, जितनी वेग से बस चल रही थी उतनी वेग से यात्री भी चल रहे थे। अब बस अचानक से रुक गई, रोक दिया गया झटके से, तो बस तो विराम अवस्था में आ गई, लेकिन जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण उसमें बैठे हुए व्यक्ति गति अवस्था में ही रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी गति के कारण वो आगे की सीट में जा कर के टकरा जाते हैं। ये सब आपको विराम जड़त्व के बारे में है, गति जड़त्व के बारे में है। गति जड़त्व को एक क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए कि लंबी कूद के खिलाड़ी जो होते हैं वो खड़े खड़े क्यों नहीं कूद जाते, कुछ दूर से दौड़ करके आते फिर क्यों कूदते हैं? क्योंकि जब दौड़ करके आएंगे तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? गति। तो गति जड़त्व के कारण जैसे ही वहाँ से जंप लेंगे तो आगे की ओर ही क्या हो जाएंगे? फिक जाएंगे, है ना, आगे की ओर ही ज़्यादा दूरी तक जा सकेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार आप देखिए दिशा जड़त्व की बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, है ना। इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना करते हैं। दिशा जड़त्व क्या लिखा हुआ है? जब कोई बस वृत्ति मार्ग पर मुड़ती है, देखा होगा कि जी जब सीधा ऐसा करके बस मुड़ती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति, है ना, बस की बॉडी की ओर एकदम से झुक जाते हैं। कहाँ? जैसे ऐसा मुड़ रही है तो केंद्र के बाहर की ओर एक खिंचाव बल का अनुभव करते हैं। ये किसके कारण है? दिशा जड़त्व के कारण, क्योंकि वह उसी दिशा में घूमना चाहते हैं, है ना। इसी प्रकार वाहन में अगर कीचड़ वगैरह चक्के में लग जाता है और चक्के को ऐसा करके गाड़ी चलाते हैं तो कीचड़ उचटता है, तो किस तरफ उचटता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। इसी से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? मडगार्ड वगैरह लगाया जाता है। फिर आगे देखे होगे आपने पत्थर को रस्सी से बांध दिया, गोल गोल तेजी से घुमाए, अचानक रस्सी टूट जाएगी, तो जिस बिंदु से टूटती है ना, वहीं से स्पर्श रेखा के अंदर से ऐसे करके गति करते हुए पत्थर दूर जा कर के छिटकता है ना। तो ये सब दिशा जड़त्व के उदाहरण है, आप लोग इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर संवेग और आवेग के बारे में। प्यारे विद्यार्थी, छोटी छोटी बातें हम सब कुछ बता देंगे, इसके बाद जब आपको न्यूटन की गति के नियम बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संवेग किसे कहते हैं? इसका मात्रक विमीय सूत्र बहुत सरल परिभाषा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m और उसके वेग यानी v के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। इसको कैसे दर्शाते हैं? p से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और ये संवेग सदिश राशि है, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की दिशा होती है, ठीक है। अब संवेग क्या व्यक्त करता है? संवेग किसी वस्तु में, ये प्रश्न बना करता है खाली स्थान में 1 नंबर में, संवेग किसी वस्तु में निहित गति की माप को दर्शाता है, गति की माप को दर्शाता है, अर्थात यह गति की मात्रा को व्यक्त करता है। आई बात समझ में? क्योंकि कोई वस्तु ज़्यादा वजन की है तो उसको गति कराने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये गति की माप करता है, द्रव्यमान के साथ वेग का गुणा करते हैं तो गति की मात्रा कितनी है उसको व्यक्त करता है, ध्यान रखिएगा। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? इस सूत्र से बना लीजिए भाई। m क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, तो ऐसा ही मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र आपसे बनाते बन जाएगा, है ना। ये द्रव्यमान के लिए m लिखे, वेग का विमीय सूत्र L t⁻⁻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 ⁻
में, ठीक है ना। तो आवेग के बारे में जानिए। ये लिखा हुआ यहाँ पर, आवेग क्या है, इसका मात्रक विभेद सूत्र। तो आवेग जब कोई बल
किसी वस्तु पर बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है। तो बल और जो समय अंतराल है डेल टी, यानी एफ और डेल टी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग। इसको टाउ से दर्शाते हैं। इसको कैसे दर्शाते हैं? टाउ से दर्शाते हैं। यह भी एक सदिश राशि है। ठीक है ना, ये आवेग भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा बल की ही दिशा में होती है। जिस दिशा में बल लग रहा है वही आवेग की दिशा होगी। और ये आवेग किसको व्यक्त करता है? आवेग बल के प्रभाव को दर्शाता है। बल के प्रभाव को दर्शाता है। थोड़ी सी आवेग के बारे में बताने के लिए, जैसे अगर कोई कील को तुम हथौड़ी से ठोक रहे हो तो वहाँ पर जो बल लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं किस पर? कील पर हथौड़ी के द्वारा बल लगाते हैं। तो बल कितने समय के लिए लगता है? बहुत ही अल्प समय के लिए लगता है, क्योंकि वो समय देखिए जब हथौड़ी की कील से टक्कर हुई होगी। तो आवेग की बात हुई। अब यहाँ पर ये बात जान लीजिए आप कि आवेग बल के प्रभाव की माप है, यानी बल का प्रभाव कितना हुआ उसकी माप है। क्या है? आवेग, है ना। और दूसरा बल का आवेग काय के बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी टाउ बराबर डेल पी। और इसलिए अब इसकी मात्रक निकालना होता, आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। बल का एसआई मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। विमीय सूत्र भी बना सकते हैं आप। बल का विमीय सूत्र ये लिखे आपने, है ना, और समय का टी लिख दिए। अब यहाँ टी की घात ऋण 2 है और एक टी और मिल गया यहाँ पर, तो ये माइनस का ये प्लस का यहाँ पर घातें घट जाएंगी, तो टी की घात -1 बचेगा, यानी एम एल टी की घात -1। ये क्या हो गया? आवेग के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। अब जब आप इतनी बातें जान गए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस अध्याय का केंद्र बिंदु है कि न्यूटन की गति के नियम लिखिए। ठीक है, हम यहाँ पर तीनों नियम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कथन को समझेंगे अपन, फिर बाद में इनका डिटेल भी जानेंगे। यहाँ देखते हैं न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम में ये कहा गया है, इस नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी। जो गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में गति ही करती रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। यानी जो वस्तु जैसी है वह वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देख, बस आप समझिए कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जो वस्तु गति अवस्था में है वह गति अवस्था में ही रहेगी। यानी इस नियम का प्रथम भाग विराम जड़त्व को और दूसरा भाग गति जड़त्व को प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रथम नियम को कौन सा नियम भी कहते हैं? संयुक्त रूप से इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। प्यारे विद्यार्थी, जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है बिल्कुल ये केंद्र है, यानी सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि आगे आप देखेंगे मूल नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, मूल नियम है गति का, क्योंकि इससे आप प्रथम नियम भी बना सकते हैं और इससे तृतीय नियम भी बना सकते हैं। कैसे, वह आगे हम देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर कथन देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर काय के अनुक्रमानुपाती होती है? उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह जो परिवर्तन होता है ना, यह जो परिवर्तन होता है, संवेग में जो परिवर्तन होता है वह बल की दिशा में होती है। आई बात समझ में? अभी हम इसको समझाएंगे, इसका गणितीय रूप डिटेल में समझाएंगे। यहाँ कथन बताने का हमने प्रयास किया है। इस नियम से क्या होता है? इस नियम से आरोपित बाह्य बल की गणना की जा सकती है। इस नियम का यूज है, इस नियम से आरोपित बाह्य बल की गणना की जा सकती है। कितना बल आरोपित किया गया? जितना संवेग में परिवर्तन हुआ, इससे ज्ञात कर सकते हैं ना। तो आरोपित बल की गणना की जा सकती है। यह जड़त्वीय द्रव्यमान की अवधारणा भी विकसित करता है, प्रतिपादन करता है जड़त्वीय द्रव्यमान की, है ना। और जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। फिर यहाँ पर देखिए, यह एक प्रकार से इसमें प्रथम नियम समाहित है। ये इसमें न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम समाहित है। प्रश्न भी ये बनता है कि द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन करो, द्वितीय से तृतीय नियम का निगमन करो, तो इसको अपन आगे डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया, ये ब्रह्मांड में सभी जगह लागू होता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, आपको भी लगता होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने प्रैक्टिकल किया नहीं किया? दीवार में एक मुक्का मारेंगे तो जितनी जोर से मारेंगे उतनी जोर से दीवार भी आपको मारेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये महत्वपूर्ण नियम है, शाश्वत नियम है एक प्रकार से ये लगते हैं ना। तो तृतीय नियम के कुछ उदाहरण भी देख लीजिए और उपयोग भी देख लीजिए एक प्रकार से। ये देखिए,
यहाँ पर देखिए व्यक्ति उदाहरण है, मतलब व्यक्ति का पृथ्वी पर चलना। भाई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता कैसा है, कूद कूद के थोड़ी नहीं चलता है। पंजे को पहले क्या करता है, पंजे से जमीन को दबाता है, तो क्रिया बल हो गया। फलस्वरूप जमीन भी पंजे पर बल लगाती है ऊपर की ओर, तो प्रतिक्रिया बल मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने में आसानी रहती है ना। अगर जमीन के द्वारा प्रतिक्रिया बल कम लगे तो चलने में दिक्कत होगी। यही कारण तो है कि ये देखिए रेतीली ज़मीन पर चलने में कठिनाई का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन प्रतिक्रिया बल कम लगा पाती है ना। आई बात समझ में। फिर दूसरा जल में व्यक्ति का तैरना। व्यक्ति जल में कैसे तैर सकता है? भाई जल में ठीक है उतराने लगा, लेकिन तैरेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? जल पर क्रिया बल लगाएगा, जल को पीछे की ओर धक्का मारेगा तो जल उसको प्रतिक्रिया बल लगाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आ रही बात समझ में। कुएं से पानी खींचते समय अगर बाल्टी की रस्सी अचानक से बीच से टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि प्रतिक्रिया बल वहाँ मिल रहा होता है ना। तो क्रिया बल समाप्त हो गया तो प्रतिक्रिया बल बचा, उसके कारण वो पीछे की ओर झुक गया। इसी प्रकार बंदूक से गोली दागते समय व्यक्ति पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि गोली जितने बल से आगे गई है ना, तो फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल बंदूक ने भी उस व्यक्ति को उतना लगाया है ना। अब यहाँ पर नाव से व्यक्ति, ये प्रश्न भी आया था, नाव से व्यक्ति का कूदना कौन से बल पर आधारित होता है? नाव से व्यक्ति कैसे कूदेगा? पहले नाव को पंजे से दबाएगा तो प्रतिक्रिया बल मिलेगी, तभी जंप लगा करके वो जमीन पर आ पाएगा। आई बात समझ में। ये देखिए, और व्यक्ति को स्वयं का भार का एहसास कैसे होता है? व्यक्ति अपना वजन लगाता है किस पर? जमीन पर, तो जमीन भी उसको उतने बल का एहसास कराती है, प्रतिक्रिया बल का, है ना। तो यानी एक बात ध्यान रखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि टेबल है यहाँ पर, अब टेबल पर ये किताब रखी हुई है, समझ लो वस्तु रखी है किताब, तो यहाँ पर अगर ये भार के कारण वस्तु नीचे की ओर बल लगाएगी, है ना, वो F21 है ना। यानी दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल, पहली वस्तु की किताब द्वारा टेबल पर लगाया गया बल F21 हुआ। तो फलस्वरूप टेबल भी ऊपर बल लगाएगा ऊपर की ओर, जिसको हमने R से दर्शाया, उसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया बल। तो ये दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे और विपरीत होंगे, इसलिए इसमें माइनस लगाया गया है ना। बराबर है और विपरीत है, इसलिए माइनस, पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी बैलेंस स्थिति में दोनों का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम था। अब ये प्रश्न, छठवां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए, गणितीय रूप का निगमन करो। ये इसको सीधा सीधा पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए F बराबर m × a। बहुत सरल विधि से है, आपसे बनता होगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको एक नया अनुभव लगेगा और बहुत आसानी जाएगी सिद्ध करने में। चलिए देखिए, मानते हैं माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। कितने द्रव्यमान की वस्तु है? m द्रव्यमान की वस्तु है। उसका प्रारंभिक वेग u है। अब हमने उस वस्तु पर, ये वस्तु है, उस पर हमने यहाँ से बल लगाया। कितना बल लगाया? F बल लगाया। कितने समय के लिए लगाया? डेल्टी समय के लिए। तो उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। यानी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उसका वेग u से v हो जाता है। ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु पर डेल्टी समय तक कोई बल लगाते हैं F, जिससे उसका वेग u से v हो जाता है। इस बात को हमने यहाँ लिखे। तो डेल्टी समय पर वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी डेल p बराबर, डेल यानी परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके आगे हम ये त्रिभुज जैसे बना देते हैं। जैसे p के आगे लगा, p यानी संवेग, तो संवेग के आगे डेल लगा हुआ यानी संवेग में परिवर्तन। तो डेल्टी समय में संवेग में परिवर्तन यानी डेल p बराबर p2 माइनस p1, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आई बात समझ में। अब ये p बराबर कितना, संवेग बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो p2 बराबर, p2 यानी अंतिम संवेग, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा भाई, जो पहले था वही बात का रहेगा ना द्रव्यमान, तो m तो वही रहा, लेकिन अंतिम वेग कितना था? v, तो यहाँ हो जाएगा m × v। और प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? m × u। दोनों को हमने माइनस किया, m यहाँ पर कॉमन निकाल दिए। ये बात समझ में आई? ये p2 का मान है, ये p1 का मान है, m यहाँ से कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ बचा क्या? v माइनस यू, काय के बराबर चल रहा है? डेल p के बराबर है। तो डेल p बराबर कितना हो जाएगा? m, ये m लिखे। ये क्या कह रहा है? ये राशि क्या व्यक्त कर रही है? v माइनस यू क्या? यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग के सामने डेल लगा दीजिए, डेल v, यानी डेल p बराबर m डेल v। ठीक है, ये काय के संवेग में परिवर्तन आ गया। तो अब बात आ रही संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर की बात जब भी आएगी ना, तो यानी समय का
बटे में भाग रहेगा, यानी संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल पी बटे डेल टी, संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल पी बटे डेल टी, ये होता है। तो अब यहाँ पर देखिए डेल पी का मान आपने निकाला है ना, ये निकाले हैं, डेल पी का मान कितना निकाले हैं, एम इंटू डेल वी। तो डेल पी की जगह पर यहाँ पर ये मान रख देना है आपको, यहाँ पर मान रख दिए, कितना रख दिए, डेल वी रख दिए। आई बात समझ में, ये डेल पी की जगह पर एम इंटू डेल वी ये रख दिए मान, इसका मान ये रख दिए, बटे में डेल टी लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ देखिए इसको आप अलग अगर रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो एम भर बाहर है, ये राशि क्या व्यक्त कर रही है, ये राशि क्या व्यक्त कर रही है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, त्वरण यानी ए। तो एम तो वही रहा, ये ए हो गया, यानी डेल पी बटे डेल टी बराबर कितना हो गया, एम इंटू ए, समीकरण नंबर 1। इतना आपसे बन गया ना, बहुत सरल है आगे। अब देखिए न्यूटन के गति के दो तीन नियम से, न्यूटन की गति के दो तीन नियम से, क्या है न्यूटन की गति के दो तीन नियम, अभी आपने पढ़ा ना, क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी यही कहा गया ना कि बल अनुक्रमानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर के, है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे आगे की बात हम बात करते हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर, यानी बल अनुक्रमानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर की। तो बल यानी एफ, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये लगाए, संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल पी बटे डेल टी। आई बात समझ में। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटता है तो फिजिक्स में यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटता है तो नीतांक आया करता है ना, नीतांक आता है। लेकिन उसके पहले समझिए डेल पी बटे डेल टी ये जो आया है, इतना आपने इतनी मेहनत की है, काय का मान निकाला है, डेल पी बटे डेल टी का मान निकाला है। तो डेल पी बटे डेल टी यानी एम ए, डेल पी बटे डेल टी यानी एम ए, ये मान कहाँ से निकला, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये जो मान निकला है उठा करके यहाँ पर भर दें ना, यहाँ पर मान भर दें, कितना भर दें, इसकी जगह पर डेल पी बटे डेल टी की जगह पर एम इंटू ए, इसकी जगह पर इसका मान भर दिए। आगे बात समझ में। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटेगा तो के आ जाएगा, ये के आ गया ये। अब के एक अनुपातिक नीतांक है, इसका मान मात्रकों की पद्धतियों पर निर्भर करता है। यदि के बराबर 1 हो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो एम बराबर एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। इसकी सदिश रूप में अगर इसका आदेश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर हटा दीजिएगा, यानी एफ बराबर एम इंटू ए, यही सिद्ध करना था। अब ये प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां का पहला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो, क्या समान है, वेग समान है, वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, कब, जब दोनों वस्तुओं के क्या समान है, वेग समान है। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए मान लिया भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम, भारी है तो हमने बड़ा मान लिया कैपिटल एम, और हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। आपको समझने के लिए भारी का द्रव्यमान एम कैपिटल एम, स्मॉल वस्तु का, छोटी वस्तु का, हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम। अब दोनों वस्तुओं के वेग क्या है, एक समान है, कितने हैं, वी है, ठीक है। तो भारी वस्तु का संवेग P1 बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग m इंटू वी। भारी का इतना था ना भाई कैपिटल एम, हल्की वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम, और वेग कितना है v, तो m इंटू वी हल्की वस्तु का संवेग, यानी P1 भारी का संवेग, P2 हल्की का संवेग। समीकरण नंबर 1 2, 1 में 2 का भाग दे दीजिए, समीकरण 1 भागे 2, तो इसको ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें। तो क्या होगा, यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, v से v कट जाएगा, क्योंकि v दोनों में समान है, वस्तु समान वेग से गति कर रही थी, ठीक है ना। तो v से v कट गया, यानी P1 बटे P2 बराबर कितना आ गया, कैपिटल एम बटे स्मॉल एम। अब यहाँ पर आप बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो भारी वस्तु का द्रव्यमान बड़ा है ना, यानी चूंकि एम कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, यानी ऊपर वाली राशि बड़ी है नीचे वाली राशि से। तो इस पक्ष में भी वही होगा ना कि ऊपर वाली राशि यानी P1 बड़ी है P2 से, यानी भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न अगला है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर क्या प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो वस्तु के संवेग समान है। अब यहाँ पर क्या समान किया जा रहा है, संवेग समान है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर से मान लीजिए भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम और वेग v1 है। यहाँ v1 क्यों मान रहे हैं, उसमें v मान ली थे, दोनों में v बराबर मान ली थे, क्योंकि इसमें वेग को बराबर नहीं कहा गया, संवेग को बराबर कहा गया। तो भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम, वेग v1, हल्की वस्तु का संवेग, हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम और वेग v2। तो भाई भारी वस्तु का संवेग कितना आ गया, P1 बराबर m v1, हल्की वस्तु का P2 बराबर m v2। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कहा गया, क्या कहा गया है, दोनों वस्तु के क्या बराबर है, संवेग,
यानी P1 और P2 क्या है, बराबर है। तो प्रश्न आंसर P1 बराबर P2। तो P1 का मान ये जो था यह भर दिए, P2 का मान ये जो निकाले थे ये भर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, तुलना करनी है हमको एक प्रकार से। तो एम वाले पद एक साइड लिखिए, तो कैपिटल एम यहीं लिखा है, ये लिखा है। ये वाले एम को हम पक्षांतर करके इस साइड ला रहे हैं, तो गुणा का पक्षांतर बटे में भाग में हो गया, यानी कैपिटल एम बटे स्मॉल एम। अब यहाँ पर क्या है V2, ये वाली राशि इस साइड जाएगी तो बटे में आ गई V1। तो इतना आया समीकरण। अब यहाँ से हम आपसे पूछें कि कौन सा पद बड़ा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो चूंकि ये कैपिटल एम का मान बड़ा है, कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, ऊपर वाला पद बड़ा है नीचे वाले पद से, तो यहाँ भी ऊपर वाला पद बड़ा होगा नीचे वाले से, यानी V2 बड़ा है V1 से। अब V2 क्या है, हल्की वस्तु का वेग। V1 क्या है, भारी वस्तु का वेग, यानी हल्की वस्तु का वेग बड़ा है भारी वस्तु से, है ना। हल्की वस्तु का वेग V2, भारी वस्तु के वेग V1 से अधिक होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जिसका भी संरक्षण हो वो संरक्षित रहता है, इतनी सी बात है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, कंडीशन है कोई बाह्य बल न लग रहा हो, तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना, सिद्ध करना है। तो ये हम देखेंगे कि यदि कण निकाय में एक कण हो, फिर दो कण के लिए, फिर n कण के लिए, ऐसा प्रूफ करेंगे। आधा करके नहीं आना, नंबर कम मिलेंगे, पूरा करना है आपको, है ना। तो देखिए, उत्पत्ति में लिखे एक कण निकाय के लिए, यानी निकाय में एक ही कण है। तो माना कि एक ही कण हो तो न्यूटन के गति के नियम से कण पर लगाया गया बल यानी F काय के बराबर होगा, द्वितीय नियम F काय के बराबर होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, F बराबर डेल P बटे डेल T। अब कंडीशन क्या कही गई है इसमें कि यदि कोई बाह्य बल न लग रहा हो, यानी F बराबर 0 हो। तो F बराबर 0 हो तो इस समीकरण में यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या का गुणा करेंगे 0, ये पद 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा डेल P, यानी डेल P बराबर 0। उसी को हमने यहाँ लिख करके भी बता दिए हैं कि डेल P बटे डेल T बराबर 0। यदि F बराबर 0 तो डेल P बटे डेल T बराबर 0, इसका गुणा इसमें करे तो 0 ही आया, यानी डेल P बराबर 0। अब इसको समझिए, डेल P बराबर 0 यानी P डेल हमने बताया था, डेल लगा दिए यानी परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन क्या है, शून्य। संवेग में परिवर्तन शून्य, संवेग में परिवर्तन शून्य मीन्स संवेग नियत, ये आ गया। यही तो कहा गया है ना एक कण के लिए। अब देखते हैं दो कण के लिए, ठीक है। यहाँ समझिए दो कण के लिए, ये देखिए, माना निकाय पर दो कण है, दो कणों से मिलकर के बना हुआ है। पहला कण दूसरे पर कितना बल लगा रहा है, F21 बल लगा रहा है। तो दूसरा कण पहले पर कितना बल लगा रहा है, फलस्वरूप F12 बल लगा रहा है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं ना। और कितने समय के लिए लगा रहे हैं ये बल, आपस में डेल T समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए। तो इतना बल लगेंगे तो संवेग में परिवर्तन होगा। तो पहले के संवेग में परिवर्तन कितना हो जाता है, डेल P1, और दूसरे वस्तु के संवेग में, दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन डेल P2 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर डेल P बटे डेल T, F बराबर डेल P बटे डेल T। लेकिन अब यहाँ पर दो वस्तुओं के बल है, दो कणों के बल है, तो इसमें F12 लिख दिए, F12 बराबर, यानी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली वस्तु का संवेग यानी डेल P बटे डेल T। यहाँ F21 बराबर तो डेल P2 लिखेंगे। ये 2 लिखा ना, दूसरी वस्तु पर बल तो दूसरी वस्तु का संवेग। आई बात समझ में, ये कहाँ से आया, द्वितीय नियम से। लेकिन तृतीय नियम क्या कहता है, यही कहता है ना, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या होंगे, बराबर और विपरीत होंगे, इसलिए माइनस लगा, इतनी सी बात है। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान ये है, ये रख दिए, इसका मान ये वाला मान यहाँ रख दिए, पक्षांतर इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे तो ये माइनस है, क्या आ जाएगा, इस साइड जाकर ये प्लस हो गया ये। और जब ये पूरा पद इस साइड चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से हम इसको एक प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन यहाँ भी, तो डेल एक प्रकार से बाहर निकाले तो यहाँ पर क्या बचा, P1 और P2, P1 प्लस P2 और डेल T लिखा हुआ ये। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ये इसमें गुणा होगा 0 होगा, तो कितना बचेगा, इतने बराबर 0, यानी दोनों कणों की संवेग में
संवेग है उसका योग करें और उसमें परिवर्तन देखें तो कितना आएगा 0, यानी संवेग के परिवर्तन में संवेग का कोई भाई परिवर्तन नहीं हुआ, संवेग में परिवर्तन 0 है, यानी कि P1 और P2 नियत राशि है। जो चीज़ नहीं बदलती वही तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। यानी अगर बाह्य बल न लग रहा हो, बाह्य बल न लग रहा हो तो यहाँ भी क्या स्थिति बनेगी कि संवेग का योग नियत होगा दोनों वस्तुओं के, दोनों कणों के। अब यदि कण n कणों से मिलकर के बना हुआ तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सा आप और लिख दीजिएगा। n कणों के लिए, n कणों से मिलकर बने निकाय के लिए संवेग कितना हो जाएगा, सभी का योग हो जाएगा ना, P1 P2 P3 डैश 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 Pn, n कण तक का, है ना। तो इसी से आप निकाल लीजिए, इसी से आपको निकाल लेना है। इससे 2 कण के लिए था तो P1 प्लस P2 था, n कण के लिए रहेगा तो P1 P2 P3 डैश 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 Pn बटे डेल टी लिखा ही रहेगा। F बराबर, अब यदि बाह्य बल F बराबर 0 हो, बाह्य बल न लग रहा हो, ये न लग रहा हो ये, तो यहाँ पर राशि कितनी आ जाएगी 0, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना, 0 ही आना चाहिए। तो मतलब डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn ये बराबर कितना हो जाएगा 0, मीन्स इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये क्या हो गई, नियत राशि हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर में लगभग इस अध्याय का आधा भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अब वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो अगला जो बचा हुआ है जिसमें रॉकेट नोदन का सिद्धांत, घर्षण इत्यादि और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कुछ रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में ज़रूर कवर कर देंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमें इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत गई होगी, आप आकलन कर सकते हैं। तो यदि हमारी इस मेहनत को आप सार्थक बनाना चाहते हैं तो पहली बात आप खूब पढ़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपने देखा, हमें उम्मीद है कि आपको विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपने इतना सीख लिया है तो यहाँ से पक्का आपको वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, सभी एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा होगा इस प्रकार के वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो यदि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आपके प्यारे प्यारे जो भी कमेंट आते हैं मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।